नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मदरसों के आधुनिकीकरण की। इससे किसे नफा होगा और नुकसान, यह जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार मदरसों के नियमों, सिलेबस और दूसरे क्षेत्रों में बदलाव कर रही है। वहीं योगी सरकार अब मदरसा शिक्षा को लेकर एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को शुरू करने और सरकार की तरफ से मान्यता हासिल करना आसान नहीं होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 13,229 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इन मदरसों में लगभग 12,35,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। अब योगी सरकार ने मदरसों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मान्यता के मानकों को यूपी बोर्ड की तर्ज पर कड़ा करने का फैसला लिया है। योगी सरकार का दावा है कि इन बदलावों के जरिए मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। अब मदरसा बोर्ड के तहत चलने वाले क्लास 9 से 12 तक नए सिलेबस लागू किए जाएंगे। इनमें अरबी और उर्दू के साथ साथ अब धर्मशास्त्र, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रों को धार्मिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा भी मिलेगी, जिससे वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए गठित उच्च स्तरीय समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। समिति ने पूरे राज्य में संचालित मदरसों की स्थिति, मदरसा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया है। रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता और आधुनिकता को महत्व दिया जाएगा। दूसरी तरफ सियासी गलियारों के साथ आमो खास की नज़र उत्तर प्रदेश सरकार पर टिकी है। लोगों का कहना है कि सरकार का फैसला कई मायनों में संदेहास्पद है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ सरकार मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए लगातार बदलाव करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बरेली में 250 से ज़्यादा मदरसों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। एक तरफ सरकार मदरसों को बंद करने में लगी है, तो दूसरी तरफ लगातार नए मदरसों की स्थापना के नियमों को सख्त करने का ऐलान किया है। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए क्या अब नई नियमावली बनेगी? क्या अब नए तरीके के सिलेबस जोड़ दिए जाएंगे? क्या मान्यता लेना और कठिन हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के जहन में बसे हुए हैं और इसीलिए आज हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो गई है वह स्थिति लोगों को, आमो खास को संदेह करने पर मजबूर कर रही है। हालिया घटनाक्रम उत्तराखंड का भी था, जहां उत्तराखंड बोर्ड में मदरसों को लेकर जिस तरह से कवायद चली, नए नियमावली लागू हुए, नए पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया, क्या वह लॉन्चिंग पैड था? और क्या अब उत्तर प्रदेश की बारी है उत्तराखंड के बाद? यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर मदरसों पर ही इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? जो पुरानी पद्धतियां हैं उसको चलने से रोककर अब आधुनिकीकरण करने के इरादे से नए तरह के चीज़ों को जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? और क्या यह जब की जा रही है तो जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनके अभिभावकों से भी, तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से, बुद्धिजीवियों से तर्क वितर्क किया गया है, बातचीत की गई है? क्या उन्हें विश्वास में लिया गया है? यह बड़ा सवाल है। तो अब धर्मशास्त्र के साथ साथ गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी, ये तमाम विषय अब मदरसा के सिलेबस में शामिल हो सकते हैं। अरबी और उर्दू तो खैर चलते आ रहे हैं, वो चलते रहेंगे, ऐड ऑन किए जाएंगे। आधुनिकीकरण इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन एक तरफ आधुनिकीकरण और दूसरी तरफ कटौती उन मदरसों की जो संदेह के घेरे में हैं, जिनके मान्यता पर सवाल उठे हुए हैं।
तो चलिए अब बिना वक्त और ज़ाया किए सीधे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमैया राणा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता शमसी आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सुमैया जी आपके साथ करेंगे। देखिए, एक सवाल तो है लोगों के जहन में कि आखिर मदरसों के ही बारे में इतना विचार क्यों किया जा रहा है और क्या वह कारण है कि मदरसों को ही लगातार उसको तमाम बदलाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और लोग कयास लगा रहे हैं। आपके मन में क्या संदेह है और सरकार की क्या मंशा लगती है सुमैया जी? देखिए वरुण जी, अभी आप ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोगों के मन में ये संशय है कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है या शक की निगाह से गवर्नमेंट के इस कदम को देखा जा रहा है। वो शायद इसलिए भी है कि वो ये नहीं, वो उनको ये लग रहा है कि जब एक तरफ 15,000 स्कूल विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं, जब एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना लचर हो, वहां पर पूरा फोकस मदरसों पे करने का क्या मतलब हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जिस शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है मदरसों के हवाले से, वहां पर ये शिक्षा प्रणाली पहले से मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर नदवा की बात करें, दारुल उलूम की बात करें सहारनपुर में, उसके बाद बरेली के अजहरी मदरसे की बात करें, इस तरह रायबरेली के मैदानपुर की बात करें, तकिया मैदानपुर की, और न जाने इस तरह के कितवारसिया मदरसा है यहाँ लड़कियों का, वहां पहले से अरबी और उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जा रही। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन्हीं संस्थानों से पढ़ के निकलने के बाद यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, नीट क्रैक कर रहे हैं। तो आखिरकार ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का कौन सा प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का? वो ये दिखाना चाहती है कि मदरसों के ऊपर जब हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो एक विशेष मानसिकता के लोग इस बात से खुश होंगे कि मुसलमानों पर लगाम लगाई जा रही है। जबकि अगर आप लोगों को सीधे से शिक्षा से जोड़ना चाहें तो आपको सीधे सीधे सबसे पहले तो जो आपने प्राथमिक विद्यालय बंद किए हैं, जो आम जनता जहां पर हर धर्म के और हर जात के लोग पढ़ते हैं, उन पर जो आपने हथौड़े और बुलडोजर चलाए, उनकी बात करनी पड़ेगी आपको। और मदरसों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, पारदर्शिता बिल्कुल अच्छी चीज है। इससे पहले भी 2 साल पहले भी एक बार मदरसा प्रणाली में चेंज करने की बात आई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि इससे किसको कितना फायदा होने वाला है ये नजर रखनी होगी और पूरी तरीके से इनका प्रोजेक्ट सामने आएगा तो ही इस बात का अंदाजा पूरा लग सकता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी कथनी करनी में पूरी तरीके से फर्क रहता है। सुमैया जी, आपको लगता है एक प्रयोग उत्तराखंड में हुआ था, अब वह प्रयोग और उस प्रयोग की ग्राउंड उत्तर प्रदेश बनने वाली है क्या? वहां पर क्या इसे लेकर जो तैयारी की गई थी वो तैयारी काफी हद तक सफल रही, तो क्या अब उत्तर प्रदेश की बारी और फिर शायद संभवतः हर एक राज्य? देखिए, उत्तराखंड में जो ये अंधेर नगरी होती है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शायद वहां पे माइनॉरिटी की जो तादाद है वो काफी कम है। जब ये चाहते हैं तमाम, देखिए वहां पे आस्थाने जो थे मजार शरीफ, उनको गिराया गया, उनको बुलडोज किया इन्होंने, और तमाम तरीके की इस तरीके की मदरसों पर आफत आई, मस्जिदों पे आती रहती है। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से हो सकता है, और उसके लिए कोर्ट्स बैठी है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य अगर अंधेर नगरी मचा रहा है तो दूसरा राज्य उससे प्रेरित होकर के वही अंधेर नगरी उस राज्य में जाए, क्योंकि देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उस पर हमको पूरा विश्वास है, और मुझे लगता है कि वक्त पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पूरा रोल अदा किया। ठीक है, हमारे साथ विनय राय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सर, स्वागत है सर आपका। एक सवाल सबसे पहले बुनियादी है, यदि अल्पसंख्यक समुदाय के मन में संदेह है तो क्या उस संदेह को दूर नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा है, एक तरफ तो आप कुछ मदरसों को मान्यता के नाम पर उन्हें हटा रहे हैं, छांट रहे हैं, दूसरे तरफ एक सख्त नियमावली के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा, यदि उनको लगेगा कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया,
तो क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, देश के सेक्युलर स्ट्रक्चर के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक रहेगा? आपकी क्या राय है विनय जी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी आप अगर पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी के मन में संदेह क्यों हो? मान लीजिए आप कोई भी किसी को एफिलिएट करते हैं, तो आप अगर कहते हैं कि मदरसा बोर्ड जो बना उसके तहत कुछ संचालित होते हैं, तो उनके यहाँ धार्मिक शिक्षण का भी दौर चल रहा है, उनके अभी कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है, उनके अभी बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कि कोई भी व्यक्ति केवल आपको इसलिए नहीं बच्चे का एडमिशन कराता है कि उसको कुरान पढ़ना है, उसको भी पता है कि अगर हम अपने बच्चे को एजुकेट करेंगे तभी जाकर के लाइफ को आगे सर्वाइव कर पाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रही है या कोई अपने नियमावली को बदल रही है, उस पर कनेक्ट कर रही है, तो बेटर वे है कि आप जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग कर लीजिए, उनके साथ अपनी पॉलिसी को डिस्कस करिए। जो भी सुझाव आएगा अगर दोनों पक्ष से मिल बैठ के तय करेंगे, क्योंकि मदरसा को आप एक तो होता है जैसे प्राइवेट कॉलेज आप चला रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी से मान लीजिए आप कनेक्ट करते हैं, तो उस चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, सैलरी वो संस्थान देता है, लेकिन आप उसमें गाइडलाइन तय कर देते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मदरसा बोर्ड अपने आप को संचालित करता रहा है अपने नियमों कानूनों के तहत, तो आप अगर उसमें कुछ गलत है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते कि एक लागू करो। अगर नियम में है तब तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन नियम कैसे बन रहे हैं, किस उद्देश्य से बन रहे हैं? मान लीजिए कोई संस्कृत विद्यालय चल रहा है, तो वहां पे जो आप एजुकेशन देते हैं उस पद्धति पे देते हैं। बाकी धीरे धीरे हर जगह सुधार हो रहा है। पहले याद करिए जो प्राइमरी एजुकेशन भी हुआ करता था, तो उसमें इंग्लिश तो 6वीं क्लास में आप लेकर आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप स्मार्ट क्लास भी लेके आ रहे हैं, आप उनको कंप्यूटर एजुकेशन भी दे रहे हैं। तब बदलाव हर जगह है, लेकिन अगर मदरसा बोर्ड के लोग उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अलग तरीके से प्रताड़ित करने के लिए या उनके सिस्टम को बदलने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट का दायित्व है कि अपने उन लोगों को बुला करके उनसे संवाद करे, उन चीजों को ठीक करे। क्योंकि समय समय पे आरोप लगे हैं, खास तौर से मैं कहूंगा कि बहराइच से लेकर के सिद्धार्थनगर जो सराउंडिंग मदरसे थे, उस पर एक लगा कि बाहर से फंडिंग होती है, किस लिए होती है, एलिगेशन भी आए। लेकिन मेरा कहना अगर गलत गतिविधि हो रही है, ये देखना गवर्नमेंट काम है, तो उसने कुछ गलत तो ऐसा पकड़ा नहीं। और ये किसी जगह कि मस्जिद में कुछ गलत होगा तो मंदिर में नहीं होगा। अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेक होल्डर्स को भी आपको जोड़ना पड़ेगा और उनके साथ मिल बैठकर बात करके ही पॉलिसी का निर्माण करना पड़ेगा। विनय राय जी, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, इस सवाल को मैं थोड़ा और स्ट्रेच करूंगा। 250 से ज्यादा मदरसों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके स्ट्रक्चर में कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन सरकार यदि चाहती है तो वो कहती है कि भाई आप मानकों के अनुरूप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए ताकि हम आपको मान्यता दे सके। लेकिन यह नोटिस जारी हो रहा है कि आप मान्यता के साथ नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपका जो है वो स्टेटस है वो रद्द हो जाएगा। ये एक तरह का डर नहीं क्रिएट कर रहा है कि एक तरफ तो मदरसों को काटा छाटा जा रहा है, तो दूसरे तरफ सख्त नियमावली? नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है। आपको बहुत, मैं इसको थोड़ा दूसरे रूप में समझाना चाहूंगा। जैसे कई बार कंपनियां बनती हैं, आप देखे होंगे कि एक ही पते पे 400-400, 500 कंपनियां बन गई। 2 कमरे का घर है लेकिन उस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों का है। तो गवर्नमेंट ने एक समय में पहले लगभग 4-5 साल पहले एक पॉलिसी लेकर आई कि भैया आपका ऑफिस कहाँ है, एक पते पे फर्जी कितनी कंपनियां बन गई। तो कई कंपनियों को ही बंद करना पड़ा लोगों को, जो फेक कंपनी या इस तरह से कंपनियां चले। ठीक उसी तरह एनजीओ कल्चर था कि आपने एनजीओ रजिस्टर्ड करा लिया, फंडिंग कहाँ से कर रहे हैं, काम कहाँ से कर रहे हैं पता नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एटीजी ले लेते हैं, 12A ले लेते हैं और पैसों का आदान प्रदान करते हैं। वो भी तमाम एनजीओ भी बंद हुए। एजुकेशन के मामले में जब आप किसी भी जगह से मान्यता अपनी लेते हैं तो कौन कौन से होंगे, उसका मानक टीचरों का भी मानक तय है। जैसे मैं कहना चाहूंगा अभी तमाम डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं हर जगह पर जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो नेट क्वालिफाइड लड़के हैं उनके नाम से सब्जेक्ट की मान्यता है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, कोई और। आप पूरे यूपी में कर लो, मैं तो यूपी के बारे में जानता हूँ इसलिए बता सकता हूँ, खासतौर से कई कॉलेजों से मैं कनेक्ट रहा हूँ जी। उसी तरीके से प्रिंसिपल आप रखते हो, प्रिंसिपल जो कहीं पे 15 साल पढ़ा चुका है वो उसके लिए एलिजिबल होता है, लेकिन आप कागज का प्रिंसिपल वो है, ओरिजिनल प्रिंसिपल कोई और है। आप एक्चुअली अगर इसकी जांच करा लें तो तमाम डिग्री कॉलेज बंद हो जाएंगे। तमाम ऐसे नर्सरी कॉलेज है जो कुकुरमुत्ते की तरह हर गांव गली में खुल चुके हैं। आप देखिए कि आपके वेल क्वालिफाइड टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के हैं लेकिन वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो इंटर पास और बीए पास लोग नर्सरी प्राइवेट चला रहे हैं वहां पे बच्चों की भरमार है। तो सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज इम्पोज कर रही है तो उसको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मानक उन्होंने तय किया, जिस आधार पे मान्यता उन्होंने ली है, अगर उसका वायलेशन है तो ठीक है, उनका राइट बनता है। लेकिन ओवरऑल एजुकेशन को सुधारने के लिए
आपको सिर्फ मदरसा पे काम नहीं करना पड़ेगा, आपको नर्सरी पे भी काम करना पड़ेगा, आपको डिग्री कॉलेज पे भी काम करना पड़ेगा, आपको मदरसे पे भी काम करना पड़ेगा। तब जाके, जब तक समग्र आपका दृष्टिकोण नहीं होगा, केवल एक सब्जेक्ट को टारगेट करके आप नहीं चल सकते। बिल्कुल। फंडिंग चाहे किसी प्राइमरी स्कूल की हो, चाहे वो मदरसे की हो, चाहे किसी और जगह की हो, अगर गलत फंडिंग है तो उसकी जांच करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड करने वाला कौन है, उसकी नीयत क्या है, किस उद्देश्य से पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ये सब देखना काम है। नहीं ठीक है, एक वो समय तो में हाँ। मिशन की स्कूलों पे इस तरह के एलिगेशन लगते रहे, जिससे देखना गवर्नमेंट का काम है। अब वो तो सरकार खैर देख ही रही है, कहती भी है। आजाद साहब, नेता बीजेपी, हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं क्या? आजाद साहब, आपको आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। उनके पास जाने के पहले एक बार सुमैया राणा जी का हम रुख कर लेते हैं। सुमैया जी, देखिए, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, तकरीबन उसमें 12.5 लाख छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। योगी सरकार का मानना है कि गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको यूपी बोर्ड के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, कड़ा किया जाएगा। जब पारदर्शिता एक टर्म आया है तो मैं आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूं, स्ट्रेट, ट्रांसपेरेंसी तब होगी जब आप लोगों से, आपके बुद्धिजीवी वर्ग से बात की जाएगी। क्या किसी से, स्कॉलर से, वरिष्ठ लोगों से बातचीत की गई है? क्या किसी के साथ बैठक हुई है, या यूनानिमसली यह फैसला जनरेट किया गया है, या कुछ और है? आपके नजरिए में क्या है? नहीं, ये मुझे, मेरी जानकारी में जिन लोगों के मैं संपर्क में हूँ, उनमें से किसी से भी इन्होंने बात करने की भी कोशिश नहीं की है। और ये जो पारदर्शिता वाली बात ये कह रहे हैं, पारदर्शिता के नाम पे इन्होंने क्या प्लान कर रखा है, एक ये भी बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। क्योंकि आप जब ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है, तो जब मान्यता दी गई थी उनको, तब उसके कुछ नॉर्म्स थे, वो मान्यताएं रिन्यू हुई होंगी। तो क्या पिछले 10 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें से बहुत से मदरसे ऐसे होंगे जिनका रिन्यूअल हुआ होगा इन्हीं के टर्म में। तो क्या उस वक्त उनकी जांच पड़ताल नहीं की थी? क्या आंख बंद करके दे दिया गया था? इसका मतलब साफ ये है कि आप कुछ और ही मंशा बना के बैठे हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक देखिए, ये बहुत ही बचकानी सी बात है, मतलब जो आज के दौर का बच्चा भी जानता है, इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी को मदरसे, मुसलमान, नमाज, अजान, ये सब याद आने लगती। अब ये 2027 का इलेक्शन है, उससे पहले इनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब ये मुसलमान खेलते रहो। मस्जिद को एक मुद्दा बना करके 2-3 दिन से चल रहा है। अब इनके पास, क्योंकि विकास की दूसरी बातें तो है नहीं, इनको उस मुद्दे को भी बंद कराना है जो इन्होंने 15,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करा दिए हैं। वो बच्चे भटक रहे हैं, रो रहे हैं, गेट के बाहर खड़े चीख रहे हैं। उस तबके के बच्चे जिनके ऊपर संसाधनों की कमी है, जो वहां जाते थे पढ़ने के लिए, इनको उनकी फिक्र नहीं सता रही है। इनको फिक्र ये सता रही है जो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जहां पर पहले से 10-12 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उसके पीछे भाग रहे हैं। आप खुद ही बताइए कि आप मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग के तो हो नहीं, आप मदरसों का नाम लेकर के एक स्पेसिफिक सोच वाले लोगों को खुश करने के लिए, और बाकी जो गरीब जनता है, जो पीडीए है, आप उसको पूरी तरीके से प्रताड़ित करने का ये प्लान है। इसके अलावा कुछ भी। ठीक है जाटव साहब, आप तक हमारी आवाज जा रही है क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है जाटव साहब, एक स्पष्ट सवाल है सर। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के मन में बहुत संदेह। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में भी पढ़ते हैं, बहुत मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। यदि जिसको पढ़ना होगा आधुनिकीकरण के नाम पर, वो उस स्कूल में पढ़ेगा, जिसको हर तरह की तालीम लेनी है वो मदरसे में पढ़ेगा। ऐसा तो हमारे में भी सिस्टम था ना सर, गुरुकुल का सिस्टम। यदि वह मदरसे में पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने दिया जाए। आप अपने तरफ से पैरेलल एक गुरुकुल सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप करते हैं, ताकि जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं वो गुरुकुल की ओर रुख करें, मुस्लिम धर्म के बच्चे मदरसों की तरफ, और जो और ज़्यादा आधुनिक होने चाहते हैं वो सीबीएसई आईसीएसई। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मंशा क्या है आपकी? मंशा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में डर है, स्पष्ट बात। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो अल्पसंख्यकों के बीच में राजनीति करने का एक जो शिगुफा चला हुआ है ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों का, ये लोग बेसिकली क्या है कि इन लोगों को जो आधुनिक विचार है और आधुनिक जो सिस्टम है, लिविंग सिस्टम, उसके साथ में जुड़ने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं ये वर्ग पिछड़ा रहे। मदरसा जो है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए,
इस चीज में यदि आधुनिकरण आ जाए, ठीक है, आप कुरान का अध्ययन करते हैं, कुरान के अध्ययन के साथ साथ 12 लाख बच्चे जो कुरान का अध्ययन करते हैं, केवल कुरान से तो नहीं बनेगा ना काम। कुरान मदरसे में पढ़ना हमारा कुरान पढ़ाया हमारा नहीं जाता है धार्मिक खाली। अधिकार है, उर्दू की शिक्षा होती मगर है, हिंदी होती है, मगर कंप्यूटर मगर साइंस वहां होती है, पर सब कुछ पढ़ाया जा आपको रहा है। जो आधुनिक शिक्षा लेने की भी आवश्यकता है। इनको शायद ये इस चीज का नहीं, जब अटल जी की सरकार थी तब हमने कंप्यूटरीकृत किए थे तमाम जो है ना मदरसे, हमने मदरसा बोर्ड का गठन हमने किया था, बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की योजना हमने शुरू की थी अटल जी के शासन में। और ठीक इसी तरीके से आज जिस तरीके से योगी सरकार ने जो मदरसा का आधुनिकरण करने की जो बात कही है, उसमें इनको परेशानी किस चीज की है? इन लोगों से ये बात उन कर लीजिए ना बच्चों सर, ये को, कह इन रहे हैं इनके बच्चों को, वरिष्ठ एक स्कॉलर सेकंड, मैं बुद्धिजीवियों से सुना आप एक सेकंड चर्चा नहीं बात, कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरी बात को सुन बोल ले। लीजिए सर। तो ये आधुनिकरण के नाम पर अगर आधुनिकरण उन इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है, उस पर इनको विरोध छाती पीटने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? अभी ये कह रही हैं कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे गेट पर तड़प रहे हैं। अरे 20 बच्चों का स्कूल होता है क्या? अगर 3-4 स्कूल मिलाकर के 500-400 बच्चे होंगे तो वहां का शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, वहां टीचर अच्छे मन लगा करके काम कर पाएंगे, मिड डे मील की सुविधा जो है वो बेहतर स्थिति में वहां पहुंचेगी, बच्चों में एक प्रतियोगी वातावरण बनेगा और बच्चे जो है पढ़ने में आगे बढ़ेंगे। ये उस पर प्राइमरी स्कूल पर भी जिस तरीके से अभी आपने इनकी भाषा सुनी, तो यहाँ पर बच्चों का अपलिफ्टमेंट ना हो जाए और बच्चे बेहतर एजुकेशन सिस्टम का अडॉप्ट ना कर ले, उनके लिए बेहतर एजुकेशन सिस्टम ना बन जाए, ये लोग इस बिंदु के ऊपर काम कर रहे हैं। आखिर विरोध करने का भी कोई कारण होना चाहिए। अगर बच्चों को आधुनिक तरीके से एजुकेशन मिल रही है, ये लोग उसको जो है ना, क्योंकि इनको अपने पीछे लाल टोपी पहना करके गुर्गे चाहिए, इनको आधुनिक बच्चे जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है जाटव साहब। विनय राय जी, वक्त का अभाव है लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जरूर लेंगे। सर देखिए, एक अजीब सी असमंजस की स्थिति है। सत्ता पक्ष का एक अपना तर्क है, अल्पसंख्यक समुदाय विपक्ष का एक उसके अंदर अपना डर है, और हर कुछ के बीच में न्यायालय के ऊपर अब अतिरिक्त दबाव। क्या अब समाज एक ऐसे फ्रेमवर्क में चला गया है जहां पर सरकार से टकराव और हर बार अदालत का दरवाजा खटखटाना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों का दाखिला कौन कराता है? माँ बाप। हाँ। माँ बाप क्या चाहता है? उसके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और मदरसा बोर्ड में भी जिन बच्चों का एडमिशन होता है उसकी एक शर्त है कि कहीं और बच्चा इनरोल्ड न हो। इसका मतलब कि उसने तय किया है कि मुझे धार्मिक शिक्षा को ही प्रायोरिटी देनी है, चाहे हदीस पढ़ना हो या कुरान पढ़ना हो या हमको कंप्यूटर साइंस पढ़ना हो, उसने तय किया है। तो अगर कोई तय करना चाहता है कि हम संस्कृत विद्यालय में जाकर एडमिशन करके हम संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उसकी चॉइस है ना। अगर हम आज तय करें कि हमको 8 सब्जेक्ट लेना, तो हमको जबरदस्ती आप साइंस तो पढ़ा नहीं दोगे। बिल्कुल। मैं जो इसके शर्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है, आप मिड डे मील की स्कीम का लाभ उठाए, तक मान्यता कौन देता है? मदरसे की। विद्यालय को निरीक्षण करने का काम डिवाइस का है, उसकी एनुअली मीटिंग होती है, उसकी मान्यता का एक्सटेंशन होता है, ये देखना उनकी काम है। अगर मदरसा बोर्ड आप भंग करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन जिन शर्तों का आपने मानक तय कर रखा है उन शर्तों पर अगर वो मदरसे चल रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बच्चा तय करे कि उसको क्या धार्मिक शिक्षा की प्राथमिकता देनी है या क्वालिटी एजुकेशन जो गवर्नमेंट चाहती है उस तरह की शिक्षा में जाना है, लेकिन ये तय आप नहीं करोगे क्वालिटी एजुकेशन क्या है। मान लीजिए मेरा डिफेंस, मेरा मकसद रिकमेंड ये सीडीएस निकालो, आप मुझे सिविल सर्विस नहीं भेज सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों या समाज के मन में आप इस तरह कोई चीज ना हो सकती है, आपकी मनसा साफ हो। लेकिन मनसा अगर साफ है तो साफ साफ मनसा लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। आप स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं बुलाते? उनको स्पष्ट कर दीजिए कि मेरी इच्छा है कि बच्चा आपके ठीक है धार्मिक शिक्षा भी ले, लेकिन साथ साथ ये अगर शिक्षाएं उसमें इंक्लूड करते हैं आप तो ज्यादा बेटर होगा। कई स्कूल ऐसे हैं कि जो फॉरेन जो सब्जेक्ट होते हैं उनका एक उसमें सब्जेक्ट डाल रखा है, कोई जर्मन पढ़ेगा, कोई फ्रेंच पढ़ेगा। उसी तरीके से मदरसा अगर प्राथमिकता अपने धार्मिक किताबों को देता है, उसको पढ़ाना चाहता है, साथ में आप उसको इंक्लूड करा दो कि साइंस भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए, क्या दिक्कत है? अगर आपको चाहते हो। कहीं कहीं नहीं है, कहीं तो बन चुका है। कई मदरसे ऐसे हैं कि काफी वेल क्वालिफाइड लोग भी वहां पर हैं, सारे संसाधन है, बिल्डिंग उनकी बड़ी बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि मदरसा मतलब मस्जिद में चलने वाला 2 कमरे का मकतब हो गया, ऐसा नहीं है। सही बात तो ये देखना गवर्नमेंट का जरूर काम है, लेकिन नियत साफ हो,
नीति साफ हो और पारदर्शिता हो। 100%। और इसीलिए बिल्कुल सही बात कहा है आपने विनय राय जी, एजुकेशन शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय फोर्स। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अपने विचार दर्शकों के सामने रखने के लिए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।